हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का 16 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। अब जैसे कि आपके इस चैप्टर का नाम प्राकृतिक संसाधन है, तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहा जाता है। प्रकृति में उपस्थित किसी भी मनुष्य के द्वारा अगर उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन संसाधनों को उपयोग किया जा रहा है, उनमें बिना कोई बदलाव किए बिना, तो इस प्रकार के संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि प्रकृति में उपस्थित वे संसाधन जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें वो उपयोग कर रहा है, तो वह प्रकार के संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगर हम इन्हीं संसाधनों का लगातार यूज़ करते जाएं, वेस्ट करते जाएं, तो ये संसाधन धीरे धीरे एक दिन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इनको सुरक्षित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब संरक्षण का अर्थ क्या होता है कि हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन को एक समुचित रूप से या फिर विवेकपूर्ण उपयोग उसका अगर हम करते हैं। विवेकपूर्ण उपयोग मतलब केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही हम उसका उपयोग करें, ज़्यादा हम उसका उपयोग ना करें। तो उनका अगर हम संरक्षण कर रहे हैं, उनका उपयोग अगर हम विवेकपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, तो यह उनका संरक्षण कहलाता है, जिससे कि हम उनको अधिक से अधिक समय तक, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उन संसाधनों को क्या कर सकें, बचा सकें। अब हम यहाँ पर संपोषित प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं कि संपोषित प्रबंधन क्या होता है। संपोषित प्रबंधन का एक वह तरीका होता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस तरीके से हमको करना है, जिससे कि हम उनका वर्तमान में उपयोग कर सकें और आगे आने वाले भविष्य में भी उनका हम उपयोग कर सकें। यानी कि एक तरीके से संपोषित प्रबंधन संरक्षण से ही संबंधित होता है कि हम आज में जो यूज़ कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों को, उन्हें हम किस तरीके से उपयोग में लाएं और भविष्य के लिए किस प्रकार से हम उन्हें बचा करके रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप अपने 3 प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हम वन एवं वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कोयला और पेट्रोलियम्स जैसे पदार्थों के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारे लिए नया नहीं है। जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। यह हमारी संपोषित लंबी परंपराओं और प्रथाओं, रीति रिवाजों, कला, शिल्प, त्योहार, भोजन, आस्था, अनुष्ठान, लोकगीत के साथ एकीकृत हैं। हमें यह दर्शन है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे, जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ होता है कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार होती है। इस वाक्यांश का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जैव संसाधन हो चाहे वो अजैव संसाधन हो, सभी के सभी एक साथ रहते हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। इस प्रकार से हम इसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। कक्षा 9 में हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मृदा, वायु, जल के बारे में, और हमने ये जाना कि विभिन्न संगठकों का प्रकृति में बार बार चक्रण किस प्रकार से होता है। अगर हम किसी मृदा पर एक साथ एक जैसे पेड़ उगाते रहेंगे तो धीरे धीरे उस मृदा की उर्वरता खत्म होती जाएगी। आपने 9th क्लास में फसल चक्रण के बारे में भी पढ़ा होगा कि सीज़न बाय सीज़न हम अपनी फसल को एक के बाद एक टर्न करते जाते हैं, जिससे कि फसल की जो उर्वरता है वो बनी हुई रहती है। और इस प्रकार से हमें वायु को किस प्रकार से शुद्ध रखना चाहिए। अगर वायु में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा तो आप सांस लेने के लिए भी दुर्बल हो जाएंगे। जल को हमें स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी जो है वो हमको प्राप्त हो सके, क्योंकि हमको पता है कि हमारी पृथ्वी का 70 से 78% भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन उसमें से ही केवल 1 से 2% जल ही पीने योग्य होता है। बाकी की सारा जल कैसा है, समुद्रों में पाया जाने वाला खारा जल है, जिसे आप पी नहीं सकते हैं। इसलिए जितना जल हमारे पास पीने योग्य है उसे हमको कैसे रखना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने यह भी पढ़ा कि हमारे क्रियाकलापों से इन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है। अगर हम
हमारे क्रियाकलाप क्या है कि जंगलों को काटना, जिससे कि पूरी की पूरी जो एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो पूरा की पूरा खराब हो जाता है। जल में कूड़े को डालना, करकट को डालना, इससे क्या होता है कि जल की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती जा रही है और वह जल पीने योग्य नहीं हो पा रहा है। अत्यधिक मात्रा में हमारे द्वारा फैक्ट्रियाँ लगाना, पॉल्यूशन करना, धुआं घोलना, वायु कैसी होती जा रही है, हमारी जहरीली होती जा रही है, जिससे हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। इस अध्याय में हम कुछ संसाधनों के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हम किस प्रकार उनका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि हम यह भी सोचें कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि संसाधनों का संपोषण हो सके, यानी कि संपोषण का मतलब हम उन्हें संरक्षित कर सकें और आगे आने वाले भविष्य में हम उनका उपयोग कर सकें और हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें। हम वन, वन्य जीवन, जल, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कुछ प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे तथा उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोषित विकास के लिए इन संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। हम अक्सर ही पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में सुनते या फिर पढ़ते आ रहे हैं। यह अधिकतर वैश्विक समस्याएं हैं तथा इनके समाधान तथा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय ही पाते हैं। इनके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून और विनियम हैं तथा हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक कानून हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। अब वनों या फिर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जिस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, इन सभी का निर्माण किया गया है जिससे कि हम अपने उन वनों को, अपने वन्य जीवों को क्या कर सकें, संरक्षित कर सकें। बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ पर क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। अगर हम इन संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे हम इनको खर्च करते हैं, तो उनसे काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो उनसे उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। यानी कि हमारे एक समाज में बहुत से लोग उन प्राकृतिक संसाधनों का लगातार उपयोग कर रहे हैं, लगातार उनको वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में होने वाली जो हानियां हैं या भविष्य में जब उनको प्राप्त नहीं होंगी, उनकी पीढ़ियों को प्राप्त नहीं होंगी, उसके बारे में वो काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं सोच पा रही हैं। इसलिए हमें अपने समाज को इन सभी विषयों के बारे में जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे तो लोगों के अंदर उन चीज़ों को बचाने की उत्पत्ति होगी कि हम इन चीज़ों को किस प्रकार से बचा सकते हैं। आपने गंगा सफाई योजना के विषय में अवश्य सुना होगा। कई करोड़ की यह योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई थी क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। अब इस जल की गुणवत्ता को किसके आधार पर नापा गया था? कॉलीफॉर्म एक जीवाणु का एक वर्ग होता है जो मानव की आंत में पाया जाता है और यह बहुत ज़्यादा नुकसानदायी नहीं होता है। मनुष्य की आंत में यह केवल लैक्टोज से शुगर होती है, शर्करा होती है, उसके पाचन में मदद करती है। जल में इसकी उपस्थिति अब इसके द्वारा हम जल की गुणवत्ता को कैसे नापते हैं कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अगर जल में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है तो हम कहेंगे कि जल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, और अगर यह कम मात्रा में उपस्थित है तो मतलब जल की गुणवत्ता अच्छी है। तो जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाती है। अब इस ग्राफ में आपको कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है उसकी गणना इसमें बताई गई है। जो रेड वाला है आपको 2007 के बारे में बता रहा है और 2011 वाला है जो आपका ब्लू वाले लाइन से दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 2007 में कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है उसकी जल में कितनी कम मात्रा पाई गई है, लेकिन लगातार यह बढ़ती ही जा रही थी। इसी तरीके से क्योंकि हम अपना प्रदूषण है वो जल को प्रदूषित लगातार करते जा रहे थे। उसी प्रकार से लेकिन 2011 में इसकी संख्या बहुत अधिक पाई गई थी। कहाँ पर? गंगोत्री, देवप्रास, रुकड़ी में भी। सबसे ज़्यादा जो हमारी गंगा थी वो कहाँ पर आकर के गंदी हो रही थी? हमारे गार्डन रिच यानी कि पटना में आकर के, इलाहाबाद, इन क्षेत्र में आकर के वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसे प्रदूषित किया जा रहा था। लेकिन 2011 में उसको देवप्रयाग और रकड़ी जैसे क्षेत्रों में भी उसको क्या किया गया था? प्रदूषित किया गया था।
अब हम गंगा के प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के 100 से भी अधिक नगरों से इसे एक नाले में बदल दिया है। इसका मुख्य कारण इन नगरों के द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रवाहित किया जाना है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप हैं, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना। यही नहीं, उद्योगों के द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है कि इनके विषैले आदि अन्य कारण हैं। एक और बात है कि जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, जब यह जल में इसकी अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है तो यह उस जल को अम्लीय कर देता है, यानी कि इसकी अम्लीय मात्रा को अत्यधिक बढ़ा देता है। इससे जल में मछलियां मरने लगी। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है, जिसे अक्टूबर 2016 में स्थापित किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मापन योग्य कुछ कारकों का प्रयोग करके प्रयुक्त जल की गुणवत्ता का निर्धारण और प्रदूषण मापन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति के आधार पर कि वो अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है, कितनी मात्रा में उपस्थित है, उसके आधार पर हमने यहाँ पर उसकी गुणवत्ता को जाना था। अब इसके बाद कुछ प्रदूषक अत्यल्प मात्रा में होते हुए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। इनके मापन के लिए हमें अत्यंत परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जल का पीएच सरलता से सार्व सूचक की सहायता से हम माप सकते हैं। जल का पीएच हमको पता है कि जल हमारा उदासीन होता है तो उसका पीएच हम 7 के लगभग मानते हैं। अगर हम पीएच उससे पेपर से अगर हम पीएच स्केल से इसका वाटर का हम पीएच ज्ञात करते हैं तो अगर ये 7 से कम जाता है तो हम मान सकते हैं कि जल हमारा कैसा हो रहा है, अम्लीय हो रहा है, यानी कि उसकी गुणवत्ता घट रही है। और अगर यह क्षारीय भी होता है तो भी जल की गुणवत्ता कैसी हो रही है, हमारी कम हो रही है। परंतु हमें समस्याओं के विशाल रूप से देखकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा हम स्थिति में अंतर ला सकते हैं। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर के विषय में अवश्य सुना होगा, जिसमें आपका आता है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस और रिसाइकल। अब ये सब आपको क्या बताते हैं? इनकार, यानी कि रिफ्यूज क्या बताता है? इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें आप लेने से इनकार करें। जैसे कि आप अपने घर से एक कपड़े से बना हुआ थैला लेकर के मार्केट जा सकते हैं, सब्जियां खरीद सकते हैं और आपको वहां पर जाकर के किसी भी प्लास्टिक से बनी हुई पॉलीथीन वगैरह चीज़ों की उन्हें लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन उत्पादों को खरीदने से इनकार करें जो आपको, आपके परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लास्टिक के थैलों को लेने के लिए आप इनकार करें, क्योंकि इनकी आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल क्या करेंगे कि मार्केट से प्लास्टिक की थैलियों को घर लेकर के आएंगे और उन्हें फेंक देंगे, लेकिन आप उनका कोई भी उपयोग नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही है उनको हमें लेने से क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए। इसके बाद आता है कम उपयोग, यानी कि रिड्यूस। इसका अर्थ होता है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप बिजली के पंखे, बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। यानी कि आप किसी भी प्राकृतिक संसाधन का कम से कम उपयोग करें। जितनी आपको आवश्यकता है केवल उतनी ही आप उसको यूज़ में लें। आप अनावश्यक रूप से उस चीज़ को यूज़ ना करें। आप टपकते हुए नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं। आपको आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना आपको खाना खाना हो थाली में केवल उतना ही खाना लें। बचने के बाद में अब बचने की संभावना ना हो और उसे आप फेंकें ना। क्या आप कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में सोच सकते हैं जिनका उपयोग हम कम किया जा सकता है? बिजली, पानी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग आप बहुत कम कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। पुनः उपयोग, यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका होता है, क्योंकि पुनः चक्रण में हमारी कुछ ऊर्जा व्यय होती है, जबकि पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी भी वस्तु का बार बार क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे आदि का उपयोग में रसोई में वस्तुओं को रखने के लिए भी किया जा सकता है। अन्य कोई वस्तुएं हैं जिन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। आपकी काफ़ी सारी ऐसी वस्तुएं होंगी जो घर में आती होंगी, लेकिन आप उन्हें फेंक देते होंगे बिना उपयोग में लाए। पुनः प्रयोजन,
इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु जिन उपयोग के लिए बनी हुई है, जब उस उपयोग में नहीं ला जा सकती, तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करें। उदाहरण के लिए टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे उगाना। इस प्रकार से आप काफ़ी सारे पुनर्प्रयोजन कर सकते हैं। पुनर्चक्रण क्या होता है? इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज़, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे पदार्थों का पुनर्चक्रण करके कोई उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। जब तक अति आवश्यक ना हो, इनका नया उत्पादन या फिर संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है। इनके पुनर्चक्रण के लिए पहले हमें अपद्रव्यों को अलग करना होगा, जिससे कि हम पुनर्चक्रण योग्य वस्तुएं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में ना फेंक दी जाएं। क्या आपके गांवों, कस्बों अथवा नगर में ऐसा कोई प्रबंधन है जिनके पदार्थों का पुनर्चक्रण किया जा सके? यही नहीं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं, क्रियाकलापों पर निर्णय लेते समय भी हम पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे चयन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव पर्यावरण पर तात्कालिक भी हो सकते हैं, दीर्घकालिक भी हो सकते हैं और व्यापक भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ का ना इन 5 R में से कोई भी उपयोग में नहीं ले रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट फेंक रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह को अगर आप फेंक रहे हैं, तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होगी। मिट्टी की गुणवत्ता खराब होगी तो आपके पेड़ पौधे, यानी कि उसमें उपस्थित जितने भी खनिज तत्व हैं, वो सभी एक तरीके से नष्ट हो जाएंगे। पेड़ पौधे उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इनसे होने वाले ऐसे बहुत से अनावश्यक लाभ या हानि हो सकती हैं, बहुत सारी हानि हो सकती हैं, जो कि तात्कालिक हो सकती हैं, दीर्घकालिक हो सकती हैं और बहुत बड़े स्तर पर भी हो सकती हैं। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। जैसा कि मैंने आपको संपोषित प्रबंधन के बारे में बताया था कि संपोषित प्रबंधन का वह एक तरीका होता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को वर्तमान में भी उपयोग करें, किस तरीके से उनका उपयोग करें, और भविष्य में आने वाली जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उनका किस तरीके से उपयोग कर सकें, उनके लिए हम उन्हें किस तरीके से बचा करके रख सकें। आर्थिक विकास जो होता है वो पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित होता है। अतः संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित होता है। यह उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वे अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तरों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं और प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। कि प्राकृतिक संसाधनों में आप जो वर्तमान उपयोग कर रहे हैं उनमें किस तरीके से आप परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पर तैयार रहना होगा। हमें संसाधनों के प्रवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? केवल सड़कें और इमारतें ही नहीं, परंतु वे सभी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, औजार, वाहन आदि सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होती हैं। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वह है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। लेकिन इस ऊर्जा पर हम प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से ही इस पर निर्भर करते हैं, परंतु यह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा प्रक्रमों से तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा ही प्राप्त होती है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश के द्वारा आप डायरेक्ट अपने भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और पेड़ पौधे ही क्या काम करते हैं कि उस सूर्य ऊर्जा से अपने भोजन को केवल निर्मित करने का कार्य करते हैं। हमें अपने संसाधनों की सावधानी पूर्वक विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग की क्यों आवश्यकता है? इसीलिए आवश्यकता है कि जिससे कि हम उन्हें इस समय सहेज कर रख सकें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उन्हें विरासत में दे सकें। क्योंकि यह संसाधन असीमित नहीं है, बिल्कुल यह संसाधन असीमित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ गई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, प्राकृतिक संसाधनों की मांग भी क्या करती जाएगी? बढ़ती हुई जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा कि इससे आगे आने वाले समय में इन सभी का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर यह नष्ट हो जाते हैं, तो कि अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो
सकें। संसाधन का अर्थ उनका दोहन या फिर शोषण नहीं है। इस प्रबंधन में इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका वितरण कई वर्गों में समान रूप से हो सके, यानी कि प्राकृतिक संसाधन सभी वर्ग को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए, ना कि मात्र मुट्ठी भर अमीर या शक्तिशाली लोगों को ही इनका लाभ मिले। सभी लोगों को समान मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्राप्त होना चाहिए। सभी को पीने के लिए पानी या जल मिलना चाहिए। सभी को जो कहते हैं कि बिजली, करंट, जो भी सब चीज़ें हैं उनको एक उपयुक्त मात्रा में सभी लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो अपने पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए खनन से प्रदूषण होता है, क्योंकि खनन से धातु का निष्कर्षण तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में धातु मल भी बाहर निकलता है। यानी कि धातु मल क्या होगा कि धातु के साथ बाहर निकली हुई जो अशुद्धियां हैं उन्हें हम धातु मल कहते हैं। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि हम इन प्रबंधन तो कर रहे हैं लेकिन अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की वहाँ पर हमको क्या होनी चाहिए, पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। संपोषित विकास व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की वर्तमान वैश्विक चिंताएं हमारे देश में प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा एवं संस्कृति की तुलना में हाल ही की है। पूर्व ऐतिहासिक भारत में प्राकृतिक संरक्षण एवं संपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। हमारा प्राचीन साहित्य ऐसे उदाहरण से भरा हुआ है जहाँ मूल्य और प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता की महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। इसके काफ़ी सारे उदाहरण आप दे सकते हैं कि बहुत से कई समाज के लोगों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए काफ़ी लोगों ने वहाँ पर संघर्ष किया था। इसके बाद अब हम वन एवं वन्य जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे कि वन जो हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है, वन्य जीवन भी एक प्राकृतिक संसाधन है, उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है, किस प्रकार से कई प्रकार समाज के लोगों ने उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो कौन थे, इसके बारे में अपने अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।